students, welcome to my channel Educational and Skills. इसमें आमना अहमद। आज मैं आपको पाकिस्तान स्टडीज़ का फर्स्ट लेक्चर देने वाली हूँ। तो आप लोगों ने कंसंट्रेट रहना है, यहाँ पे क्लास में अटेंड रहना है एंड आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। अगर क्लियर नहीं हो रहे वीडियो को पॉज करें, पीछे से दोबारा रिवर्स करके देखें। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक तो आप लोगों ने इसका नाम कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी क्लियर करने की। ये मैंने PDF खुद बनाया है, तो हो सकता है इसमें कोई साइड में अल्फाजों की मिस्टेक हो गई हो, तो आप लोगों ने इसको माइंड नहीं करना। जैसे कि यहाँ मुझसे थोड़ा सा मैट्रिक में इशू गया, मैंने PDF खुद बनाया है, मुझे कहीं से PDF मिल नहीं रहा था तो मैंने खुद बनाया है गाइस। इसके लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। क्योंकि मैं आने वाले वक्तों में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स एंड पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो आप लोगों ने कंसंट्रेट रहना है। इंग्लिश भी मैं इंशाल्लाह ताला बनाऊँगी, आप लोगों ने कंसंट्रेट रहना है, ओके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारा हम स्टार्ट करते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट में देख लेते हैं कि फ़र्स्ट है आइडियोलॉजी बेसिस ऑफ पाकिस्तान। हम आ जाते हैं, ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का नज़रिया क्या था, पाकिस्तान क्यों बनाया गया, आखिर क्या नज़रिया था पाकिस्तान का, क्या वजह थी कि पाकिस्तान को हमें बनाना पड़ा। मीनिंग एंड सोर्स, सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। सबसे पहले मीनिंग को देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी, वर्ड आइडियोलॉजी में इंग्लिश नहीं पढ़ी, उर्दू में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो पर, तो आप लोग बोर हो जाते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बोर नहीं होने दूँ। आइडियोलॉजी दो अल्फाजों में से निकला है, आइडिया और लॉजी, यानी बेसिकली हम इसके स्टडी जो है ना वो करते हैं लाइफ और कल्चर के बारे में, ओके स्टूडेंट्स। क्या नुक्ता नज़र था आइडियोलॉजी को रखने का, क्यों आइडियोलॉजी बनाई गई। आइडियोलॉजी को बनाने का पर्सपेक्टिव यानी नुक्ता नज़र ये था। मैंने मीनिंग्स लिख दी क्योंकि मैंने ख़ुद बनाया था, और पेजेस पे मैंने अपनी बुक पे ये मीनिंग्स लिखी हुई हैं, वो भी आ गई हैं, तो आप लोगों ने उसमें से नोट कर लेनी है। पर्सपेक्टिव यानी नुक्ता नज़र, एंड कॉन्स्टिट्यूट्स मीन्स खड़ा, एंड असर्टिव्स, यहाँ पे नीचे असर्शंस की आप लोगों को मीनिंग दी गई है। आइडियोलॉजी बेसिक ऑफ यहाँ पे असर्शंस, यानी असर्शंस कहते हैं दावा को, ये दावा लिखा हुआ है, असर्शन यानी दावे करने को। आइडियोलॉजी के क्या नुक्ता नज़र, क्या बेसिस, क्या पर्सपेक्टिव थी कि क्यों आइडियोलॉजी बनाई गई। तो इसके अंदर आइडियोलॉजी इसलिए बनाई गई ताकि क्योंकि हमारे यहाँ पे माहौल में आप लोग देखेंगे हर इंसान का वे ऑफ थिंकिंग अलग अलग है, हर इंसान अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से देखता है चीज़ों को, अलग बिहेवियर होता है हर इंसान का। तो इसके लिए आइडियोलॉजी को बनाया गया ताकि तमाम आइडियाज़ को एक जगह जमा किया जा सके। इस्लामिक सोसाइटी इज़ यूनिक कंपेयर, यानी इस्लामिक सोसाइटी की तरफ अगर हम आएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने होली कुरान और सुन्ना के ज़रिए इस्लाम को बहुत अच्छे से समझाया है हमें। और जो है ना हमारी सोसाइटी जो है मुस्लिम कंट्रीज़ जो होते हैं वहाँ पे इस्लामिक सोसाइटी चलती है, और वहाँ पे दीन के ज़रिए से हम चलते हैं आगे, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। सोर्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या है, बी पॉइंट पे हम सोर्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी यानी इस्लामिक आइडियोलॉजी का ज़रिया कौन सा है। सिंपल सी बात है कि आइडियोलॉजी का ज़रिया होली कुरान और सुन्ना है, ठीक है। द होली कुरान क्या है, होली कुरान इसकी डेफिनेशन है होली कुरान की, इट प्रोवाइड्स डिटेल गाइडेंस टू द पीपल, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें किस तरीके से यहाँ सर्वाइव रहना है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से मनोमान से रहना है, हमें यहाँ क्या करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है, वो सब कुछ कुरान के अंदर लिखा हुआ है। सुन्ना क्या है, सुन्ना हमारे पास सुन्नत को कहते हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके जो चीज़ें दिखाई हों तो उसे हम सुन्ना कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि होली कुरान को उन्होंने जैसे प्रैक्टिकल वे में करके दिखाया हमें कि आप लोगों ने इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो सुन्ना में शामिल है। फिर ट्रेडिशन एंड कल्चर वैल्यूज़, यानी इस्लाम के अंदर हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस की भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, हमारे फेस्टिवल, हमारी गैदरिंग की जो है वैल्यूज़ हैं। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी की अहमियत क्या है, नज़रिए की अहमियत क्या है हमारे पास। तो ये बहुत अहमियत है आइडियोलॉजी की हमारे पास। सिग्निफिकेंट मीन्स अहमियत। क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियाज़, यानी कि हम जैसे कि मैंने फर्स्ट यहाँ पे पैरा में आपको समझाया कि हमारे वे ऑफ थिंकिंग अलग अलग हैं, सोशल अट्रैक्शन अलग अलग हैं, तो हम क्या करते हैं कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी उन आइडियाज़ को जमा करते हैं हमारे पास। ये हमें क्या करता है,
नंबर 2 पॉइंट पे देखें कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा करता है, तो इस जमा होने से हमारे वे ऑफ थिंकिंग भी जमा हो जाते हैं एक जगह। तो नंबर 3 पे आप लोग देखें कि नंबर 3 पे ये कह रहा है कि हमें मोटिवेट करती है आइडियोलॉजी, हमारा सब कुछ सेक्रीफाइस करने यानी सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए हमें ये जो है मोटिवेट करती है। नंबर 4 पॉइंट पे आप लोग देखें कि ये स्ट्रगल क्यों करती है, ये स्ट्रगल क्योंकि इनका कोई ख़ास मकसद होता है। आइडियोलॉजी बनाने का ख़ास मकसद होता है, जैसे कि हमारी इस आइडियोलॉजी का मकसद क्या है, पाकिस्तान को हासिल करना इस आइडियोलॉजी का मतलब है। फिर हम आ जाते हैं कि आइडियोलॉजी हमें क्या प्रोवाइड करती है। आइडियोलॉजी देखिए, आइडियोलॉजी के अंदर हमारे पास लीडर्स होते हैं, तो वो लीडर्स के हम जो है नीचे रह के हम उनके ही वजह से उनकी मदद से हम राइट फैसले ले सकते हैं। सो हमें क्या करती है ये हमारे इट हेल्प्स टू प्रिजर्व द फ्रीडम कल्चर, ये हमारे मदद करती है कल्चर और ट्रेडिशन यानी हमारी सकाफ़त में, हमारी हर चीज़ को फॉलो करने में ये हमें बहुत मदद देती है। ओके, सो कंटेंट क्या है इसके, यानी ज़रूरी क्या होना चाहिए इसके लिए, मवाद क्या होना चाहिए। यहाँ पे मवाद या ज़रूरी उसके ऊपर लिखा हुआ है, आप लोगों ने भी रिटन कर लेना है क्या ज़रूरी है आइडियोलॉजी के लिए। आइडियोलॉजी के लिए कॉमन रीजन होना, यानी एक जैसा मज़हब, एक जैसी सकाफ़त, एक ही वजह पे वो काम करें, यानी एक ही उनकी जो है ना एक नुक्ता नज़र एक ही हो उनका, जिस पे वो काम करें, जिसके लिए वो स्ट्रगल करें। और ये इस आइडियोलॉजी की क्या स्ट्रगल हमारे पास थी कि क्यों, हमारे क्या कॉज था इसका, हमारा पाकिस्तान इसका एक कॉमन कॉज था जो कि सबका कॉज यही था। फिर है डेडिकेशन, यानी सख्त ख्वाहिश हमें होना, हमारे अंदर जज्बा होना उसको हासिल करने का, जिसे हम डेडिकेशन कहते हैं। नंबर 3 टॉपिक है हमारे पास बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। सो बेसिस क्या है, यानी किस बुनियाद पे ये नज़रिया पाकिस्तान बनाने की बुनियाद क्या है, बुनियाद क्या है नज़रिया पाकिस्तान बनाने की, लिखते हैं आप लोग इसके ऊपर। तो नंबर 1 पे हमारे पास है डॉक्ट्राइन ऑफ फैथ, यानी ईमान का नज़रिया, यानी ईमान का नज़रिया क्या है हमारे पास कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ करेक्टराइज्ड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ इन अल्लाह, प्रॉफिटहुड एंड जस्ट एंड द डे ऑफ जजमेंट ऑफ ऑल, यानी हमारा ईमान पुख्ता है किस किस पे, अल्लाह पे, अल्लाह के नबियों पे, फरिश्तों पे, यानी क़यामत के दिन पे, और अल्लाह ताला ने जो किताबें उतारी उन पे। अब जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, एसेंशियल यानी इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी, बिलीफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ अल्लाह, कंप्लीट फैथ एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है कि मुसलमान एक हो, इत्तेहाद से रहें, वो एक ही तरीके से रहें। सो द होली कुरान इज़ रिवील्स टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होली कुरान आप सल्लम पे उतरा, और ये बिट बाय बिट, यानी थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ओवर अ पीरियड ऑफ 23 ईयर्स, यानी 23 साल के बाद ये हमें कुरान थोड़ा थोड़ा करके मिला। इज़ सफिशिएंट फॉर द गाइडेंस ऑफ इंटायर ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत की मदद के लिए ये किताब उतरी। फिर नेक्स्ट है सोशल डीलिंग्स। सोशल डीलिंग्स क्या है हमारे पास, म्यूचुअल डीलिंग्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी समाजी मालूमात। समाजी मालूमात में क्या है इसके अंदर, म्यूचुअल डीलिंग्स ऑफ इंटरेक्शन ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोलर सिस्टम, जस्टिस एंड इक्वलिटी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम। इन इस्लाम देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एथनिटी, कास्ट, कलर एंड क्रीड, यानी सोशल डीलिंग्स इस्लाम क्या करता है कि इस्लाम हमारे अंदर रंग व नस्ल के, यानी किसी भी कैसा रंग है, क्या नस्ल है, क्या ज़ात है, उन सबको यानी ख़त्म कर देता है, यानी सबके अंदर इक्वालिटी पैदा कर देता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इस्लाम। प्रिंसिपल डेमोक्रेसी इस्लाम का क्या मतलब है, इस्लाम में जमहूरियत के उसूल, यानी कि क्या हमारे पास जो है ना होनी चाहिए, क्या उसूल हैं जमहूरियत के, यानी इस्लाम के अंदर क्या उसूल है। सबसे पहला उसूल है जस्टिस, यानी जहाँ इंसाफ होगा वो माशरे खुशहाल रहेंगे, यहाँ पे इसके अंदर कहा गया है, तो हमारे पास इंसाफ होना, जस्टिस होना लाजमी है। सो नेक्स्ट, खुशहाल रहने के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि ये गोरा है, ये काला है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये बीमार है, ये सेहतमंद है, एट्सेट्रा, किसी भी उसमें जो है ना वो नहीं करना चाहिए, और सबके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 3 के अंदर है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारगी, ब्रदरहुड, इसको इजी मीनिंग में हम ब्रदरहुड कह सकते हैं। सो ब्रदरहुड, भाईचारगी होनी चाहिए, यानी सबके अंदर इत्तेहाद होना चाहिए हमारे पास। सो नेक्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी बर्दाश्त, हमारे पास बर्दाश्त नहीं होगी तो हम छोटे छोटे मसलों पर लड़ेंगे, यूनिटी नहीं होगी, तो हमारे पास बर्दाश्त यानी टॉलरेंस का होना भी लाजमी है। किसके लिए, इस्लामी जमहूरियत के लिए। सो नेक्स्ट है
آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف اسٹیٹمنٹ آف علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح. اچھا، اب اس کے اندر قائد اعظم کی علامہ اقبال کی اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں جو کہ میں نے بلو لائن سے ہائی لائٹ کر دی ہیں. یہ علامہ اقبال کی جو ہے نا کیا ہے، علامہ اقبال کی اسٹیٹمنٹس ہیں. ان کو آپ لوگوں نے ریڈ کر دینا ہے. اب علامہ اقبال کی ڈیتھ پہلے ہو گئی تھی پاکستان بننے سے، تو یہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے، انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے کہا کہ میں آئی ووڈ لائک ٹو سی پنجاب دا نارتھ ویسٹ فرنٹر کنٹری سندھ بلوچستان، یعنی انہوں نے اس تمام کے اندر یہ کہا کہ میں جو ہے اکثریت والے علاقوں کو ایک الگ ملک دینا چاہتا ہوں. یہ الہ آباد کا ایک سیشن تھا جس کے اندر علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ میں جو ہے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے میں انہیں الگ دیکھنا چاہتا ہوں. پھر یہاں پہ 14 پوائنٹس آف قائد اعظم ہیں. تو قائد اعظم نے جو ہے بہت سارے جو ہے نا ڈکلریشن کی ہمارے پاس، اور فرسٹ گورنر جنرل بھی ہمارے پاس بنے. تو یہاں پہ ہمیں آگے جا کے اس کے قائد اعظم کو جو ہے نا پوائنٹس بھی ڈسکس کیے گئے ہیں آگے آ کے. تو 14 پوائنٹس آف قائد اعظم اس یونٹ میں نہیں ہے، نیکسٹ یونٹ میں ہے. تو اس کے اندر کیا کہا گیا ہے قائد اعظم نے، ہندوازم اینڈ اسلام آر ناٹ merely two religions but they are two separate social systems. اب قائد اعظم نے اس کے اندر پورے کے اندر کیا کہا، قائد اعظم نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ رہیں، کیونکہ ہندوازم اور اسلام بالکل بھی ایک مذہب نہیں ہے. یہ دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے، یہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں اور ان کو الگ کر دینا چاہیے. مسلمانوں کی اکثریت کے علاقوں کو الگ کر دینا چاہیے. یہ قائد اعظم کا نظریہ تھا. سو یہ کب طے ہوا، یہ 23 مارچ 1940 کو، یہ in January 1941 قائد اعظم liberated the separate status of Muslim nation by saying India had never been a single country or a nation. The issue of subcontinent is international. The differences of culture, social and economic. یعنی 1941 کو جنوری میں قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہاں پہ پیراگراف آپ کو نظر آ رہا ہوگا، India had never been single country or a nation. اس کے اندر قائد اعظم اس پورے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے انڈیا ایک بہت بڑا نیشن ہے، مسلمان اور ہندو ایک نہیں رہ سکتے، ان کے مذہب الگ ہیں، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کی ثقافت الگ ہے، ان کا سوشل، ان کا معاشرہ الگ ہے، ان کی اکنامکس الگ ہے، ان کا آئیڈیالوجی، نیچر سب کچھ الگ ہے، تو انہیں الگ ملک بھی دینا چاہیے. سو نیکسٹ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان، آئیڈیالوجی اینڈ نیشنل کریکٹر. چھٹے نمبر پر ہمیں دیا گیا ہے آئیڈیالوجی اینڈ نیشنل کریکٹر. تو اس کے اندر کیا ہے آئیڈیالوجی اینڈ نیشنل کریکٹر ہمارے پاس، کہ فیم بلیف ان دا آئیڈیالوجی یعنی نظریے پر پختہ یقین. نمبر 2 کمٹمنٹ. نمبر 3 ہونیسٹی. نمبر 4 پیٹریوٹزم یعنی کیا لکھا ہوا ہے، فضیلت حب الوطنی، یعنی حب الوطنی کے ہمارے پاس ورڈ یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو. تو اس کا کیا مطلب ہے، فضیلت، ورچو مینس فضیلت، یعنی پیٹریوٹزم کی میننگ ہے حب الوطنی. ہارڈ ورک، مشکل کام، نیشنل انٹرسٹ یعنی قومی مفاد. اب یہ سب کیا ہیں کہ ان کے اندر ان کا کردار ہے. آئیڈیالوجی کے اندر قومی کردار کیا ہونا چاہیے کہ اس کا نظریے پر پختہ یقین ہونا چاہیے. نمبر 1 وہ کمٹمنٹ جو کرے وہ پوری کرے، جو رسپانسبلٹی لے وہ اس کو پوری بھی کرے. تو پھر اس کے بعد ہونیسٹی ہے، ایمانداری کرے، ایمانداری جن میں ہوگی وہ جو ہے نا آگے بہت بڑھیں گے. تو نیکسٹ ہے حب الوطنی یعنی وطن سے محبت ہونی چاہیے. اگر وطن سے محبت ہوگی تو وہ اپنے جان تک قربان کر دیں گے اپنے وطن کے لیے. یعنی ہارڈ ورکنگ کرنی ہے. قائد اعظم نے کہا ہارڈ ورکنگ کرنی ہے، اپنے آپ کو ایڈوانس کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. نیشنل انٹرسٹ ہے، قومی مفاد یعنی کہ قوم کو آپ نے فائدہ دیتے رہنا ہے. آپ اسٹوڈنٹس کیسے قوم کو فائدہ دے سکتے ہیں، اچھے طریقے سے پڑھ کے. آپ لوگوں میں سے کچھ انجینئر، کچھ ڈاکٹر بنیں گے تو وہ کیا کریں گے، قومی مفاد یعنی نیشنل انٹرسٹ ہوگا، وہ قومی مفاد دیں گے ملک کو. تو یہ سب قائد اعظم کے خواب تھے، کریکٹر تھے جو کہ ہمیں نبھانے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. ہم نے یونٹ 1 کو کمپلیٹ آج ڈیفائن کیا، ورڈ بائی ورڈ میں نے آپ کو سمجھایا، ایکسپلینیشن کی. اگر پھر بھی ان میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ لوگ کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر کرنے کی پوری کوشش کروں گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں یونٹ 2 میں. تو ہمارے پاس یہاں ٹوٹل 13 یونٹس ہیں، تو ہم ایک ایک کر کے سب کو حل کریں گے. اور میں آپ کو اس کا PDF جو ہے نا انشاءاللہ باقی کے ویڈیوز میں ایک میں نوٹس کے لیے الگ شارٹ بناؤں گی جس کے اندر آل یونٹ کے نوٹ آپ کو دے دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.